आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लाए हैं जो राजाओं और साम्राज्यों की नहीं बल्कि हवा, लहरों और इंसानी हौसले की है। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे प्रकृति की एक लय ने इंसानों की किस्मत को एक नया मोड़ दिया। चलिए इस कहानी की शुरुआत इसी एक दमदार सोच के साथ करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। ये हमें याद दिलाता है कि हर माइग्रेशन तलवार के दम पर नहीं होता। कुछ कहानियां तो बस हवा के रुख, एक बेहतर कल की उम्मीद और थोड़ा सा जोखिम उठाने के साहस पर लिखी जाती हैं। तो ये मानसून का गणित आखिर है क्या? सोचिए, ये कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। ये तो बस प्रकृति की उस लय को समझने का एक हिसाब है जिसने सदियों तक व्यापार, सफर और यहाँ तक कि जिंदगी को भी अपनी धुन पर चलाया। ये मौसम के प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स का इस्तेमाल करके जोखिम को अवसर में बदलने का एक तरीका था। इस कहानी की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, एक ऐसे दौर में जब दुनिया के नक्शे आज जैसे नहीं थे, लेकिन हिंद महासागर वो तब भी लोगों, कल्चर और सपनों को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा हाईवे था। जी हाँ, यूरोपियन नाविक अपने नक्शे लेकर यहाँ पहुँचते, उससे बहुत पहले से हिंद महासागर एक जीता जागता, धड़कता हुआ ट्रेड सेंटर था। जरा सोचिए, अरब से मसाले, अफ्रीका से सोना और भारत से कपड़े, सब कुछ इन्हीं लहरों पर तैरकर एक दूसरे तक पहुँच रहा था। ये सिर्फ सामान का लेन देन नहीं था, बल्कि संस्कृतियों का एक महासंगम था। और इस पूरे विशाल नेटवर्क का ट्रैफिक कंट्रोलर कौन था? कोई राजा या कोई साम्राज्य नहीं, बल्कि खुद समुद्र। मानसूनी हवाएं एक कुदरती कैलेंडर की तरह थीं, जो तय करती थीं कि जहाज कब पश्चिम की ओर जाएंगे और कब पूर्व की ओर लौटेंगे। हवा का एक झोंका चूकने का मतलब होता था महीनों का इंतजार, और कई बार यही इंतजार एक व्यापारी को प्रवासी बना देता था, जो एक नए देश को ही अपना घर कहने लगता। चलिए अब कहानी में एक लंबा जंप लेते हैं, सीधे 19वीं सदी में। ये वो दौर था जब अवसर की नावें हजारों लोगों को एक नई जिंदगी की तलाश में समंदर पार ले जा रही थीं। ये कहानी है उन आम लोगों की जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया एक छोटी सी लकड़ी की नाव पर दाव पर लगा दी थी। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो लोगों को अपना घर-बार, अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर कर रही थी? खास तौर पर गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ जैसे इलाकों में वजहें बहुत सीधी थीं। जमीन की कमी, कमर तोड़ देने वाले टैक्स और भविष्य के लिए मौके की कमी। उन्हें बस एक मौका चाहिए था, एक नई शुरुआत का। और वो नई शुरुआत उन्हें मिली मेडागास्कर में। ये द्वीप अफ्रीका के तट पर एक बड़े से व्यापारिक चुंबक यानी मैग्नेट की तरह था, जो अवसर की तलाश करने वालों को अपनी ओर खींच रहा था। महाजंगा जैसे पोर्ट शहर इन नए समुदायों के लिए शुरुआती ठिकाने बन गए। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है, वो लोग विजेता बनकर नहीं आए थे, ना ही उनके हाथों में तलवारें थीं। वो तो दुकानदार थे, बिचौलिए थे। उन्होंने कोई झंडे नहीं गाड़े, बल्कि छोटी छोटी दुकानें खोली जिन्हें दुका कहा जाता था, और धीरे धीरे वो वहाँ की लोकल इकोनॉमी की रीढ़ बन गए। उन्होंने उस समाज में एक खाली जगह को भरा। देखिए, वो सिर्फ कपड़ा, चावल या केरोसिन नहीं बेच रहे थे, वो जरूरत के वक्त लोगों को उधार भी दे रहे थे। एक ऐसा काम जो उस वक्त बैंक भी नहीं करते थे। इसी वजह से वो समाज का एक जरूरी हिस्सा बन गए। लेकिन यही निर्भरता मुश्किल वक्त में नाराजगी और तनाव की वजह भी बनी। फिर सीन में एंट्री हुई फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन की, और इसके साथ ही इस समुदाय की स्थिति और भी ज्यादा उलझ गई। वो एक अजीब सी बीच की जगह में फंस गए। उनकी हालत बड़ी अजीब थी। न तो उनकी गिनती गोरे यूरोपियन शासकों में होती थी, और न ही वो पूरी तरह से वहां की लोकल मालागासी आबादी का हिस्सा माने जाते थे। ये जो बीच की परत वाली पहचान थी, वो कभी उनकी ढाल बनती, तो कभी राजनीतिक तूफानों में उन्हें सबसे आसान निशाना बना देती। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर जीने जैसा था। और इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए उन्होंने एक कमाल का तरीका निकाला, एक मल्टी लेयर्ड पहचान। घर की चारदीवारी के अंदर वो गुजराती थे, अपने कारोबार में वो फ्रेंच बोलते थे, और बाजार की भीड़ में वो मालागासी बन जाते थे। ये किसी एक पहचान को चुनने के बजाय हर दुनिया में अपनी जगह बनाने का एक हुनर था। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें ग्लोबलाइजेशन को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने का मौका देती है। एक ऐसा ग्लोबलाइजेशन जो बड़ी बड़ी कंपनियों से नहीं, बल्कि आम इंसानों के हौसले और हिम्मत से बना था। और आज
आज उन्हीं शुरुआती प्रवासियों के वंशज मेडागास्कर के समाज का एक ज़रूरी हिस्सा हैं। वो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, प्रोफेशनल्स हैं और उस देश के आर्थिक ताने-बाने में पूरी तरह से रचे बसे हुए हैं। तो अंत में ये कहानी हमें बस एक चीज़ याद दिलाती है कि ग्लोबलाइजेशन कोई नया शब्द नहीं है। इससे बहुत पहले कि ये शब्द किताबों में आता, लोग पहले से ही ग्लोबल थे। हाँ, बस उनकी दुनिया थोड़ी धीमी थी, उनके सफ़र समुंदर की नमकीन हवाओं से भरे थे और वो यकीनन आज के दौर से कहीं ज़्यादा बहादुर थे। तो जाते जाते एक सवाल, इतिहास की किताबों में ऐसी और कितनी कहानियां दबी हुई हैं जिन्हें हम हमेशा राजाओं और लड़ाइयों के चश्मे से ही देखते आए हैं? क्या होगा अगर हम उन्हें मानसून के गणित के नज़रिए से देखें? प्रकृति की लय, व्यापार की ज़रूरत और इंसान के कभी ना हार मानने वाले जज्बे की कहानी के रूप में? सोचने वाली बात है।